सो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका डे 2 ऑफ मिस्टर एमएलटी मास्टर में। तो जैसे कि हम कर रहे थे CRE 4 के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस फॉर द जर्नी ऑफ CRE 5 जो होने वाला है जून या जुलाई में। एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, बाद में भी हो सकता है, बट एक्सपेक्टेड डेट है कि जो हमारा CRE 5 होने वाला है, इन सब की बहुत सारी सीट्स अभी वैकेंट है, तो वो मोस्टली जून या जुलाई के मंथ में होने वाला है। ठीक है, रजिस्ट्रेशंस के स्टार्ट हो जाएंगे मई में। तो हमने टारगेट बनाया है कि फैब से पहले पहले, है ना, बिफोर फैब हम क्या करेंगे, CRE के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 3 से 4 महीने बचेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, थ्योरी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब सब टीचर पहले थ्योरी कराते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन पेपर कराते हैं। मैं पहले क्वेश्चन पेपर इसलिए कराता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर हम लेके चलें बायोकेमिस्ट्री की, पैथोलॉजी की या फिर माइक्रोबायोलॉजी की बुक बहुत मोटी मोटी है, ठीक है, 3 महीने पढ़ना उन्हें इम्पॉसिबल है, बट टॉपिक्स पहचानना कि कौन से टॉपिक में क्या क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से हम थ्योरी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं सेम टू सेम ही आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वायरस कैन बी कल्टिवेटेड इन लिविंग सेल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दैट इज, क्वेश्चन क्या बोलता है, डीकैल्सिफिकेशन। जो डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस है हमारा, है ना, डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस इज डन फॉर विच टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन किस टिश्यू के लिए की जाती है। अब इसमें आंसर बहुत इजी दिया हुआ है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं बट इसमें बहुत इजी दिया है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट इज फैटी टिश्यू, ठीक है, दूसरा आपको दिया है बोन और कैल्सिफाइड टिश्यू, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है ब्रेन टिश्यू और फोर्थ आपको दिया है लिम्फ नोड टिश्यू। ठीक है, अब आंसर तो आपके सामने, डीकैल्सिफिकेशन किसकी करेंगे हम, कैल्सिफाइड टिश्यू की करेंगे। ठीक है, अब असल में कहने का मतलब क्या है, डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस होता क्या है, तो डीकैल्सिफिकेशन में मोस्टली हम कैल्शियम आयंस को निकाल देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारा टिश्यू है वो बहुत हार्ड है, उसको हमें सॉफ्ट करना है। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं, क्योंकि हमारा जो टिश्यू होता है ना, उसका क्या होती है, बायोप्सी होती है। क्या होती है, बायोप्सी होती है। अब ये टिश्यू जो होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे ब्रेन टिश्यू, लिम्फ नोड टिश्यू, फैटी टिश्यू, तो इजीली क्या है, कट हो जाते हैं। बट जो हमारे बायोप्सी टिश्यू बोन के होते हैं उन्हें हमें पहले क्या करना होता है, डीकैल्सिफाइड करना होता है। उसके बाद ये बहुत सारे प्रोसेस से होके जाते हैं, ठीक है, जाइलिन से होके जाते हैं, अल्कोहल से होकर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद इनकी क्या होती है, कटिंग होती है। अब कटिंग के टाइम अगर बोन होगी तो बोन तो कट हो नहीं पाएगी सही से, इसलिए इसको पहले डीकैल्सिफाइड कर जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत इजी था। अगर कैल्सिफाइड भी नहीं दिया होता तब भी इसका आंसर इज वेरी इजी, क्योंकि डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस किसके लिए होती है, जो भी हमारा टिश्यू है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन था ना। चलिए, अब सारे क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते पेपर में, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी हैं सब क्वेश्चन इजी नहीं आते। नेक्स्ट विल मूव टू और नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 12th क्वेश्चन। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, द मोस्ट कॉमन रूटीन स्टेन इन हिस्टोपैथोलॉजी, है ना, मोस्ट कॉमन रूटीन स्टेन इन हिस्टोपैथोलॉजी। अब जिसने भी पैथोलॉजी के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ी है, दैट इज स्टडी ऑफ टिश्यूज, है ना, हिस्टोपैथोलॉजी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब वही अगर होता है साइटोपैथोलॉजी, तो दैट इज स्टडी ऑफ सेल्स, है ना। इसके भी आपको 4 ऑप्शंस दिए, बहुत अच्छे इजी ऑप्शंस दिए,
कोई भी इसका आंसर कर सकता है। सबसे पहला दिया ग्राम स्टेन, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया है, जेडन स्टेन, ठीक है। थर्ड आपको दिया है HNE स्टेन, और फोर्थ जो आपको दिया है वो दिया है पास स्टेन, PAS, ठीक है। चलिए तो अब एक बार समझ लेते हैं स्टेन होता क्या है, ठीक है। तो स्टेन का काम क्या होता है, हमारे मोस्टली जो टिश्यूज होते हैं या हमारे मोस्टली सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीकलराइज होते हैं ना, उनके अंदर ट्रांसपेरेंट होते हैं, दिखते नहीं है। तो उनको दिखाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, उनके ऊपर स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग से क्या है, फिर वो इजिली विजिबल होते हैं। चलिए जी, अब स्टेनिंग हमारी बहुत सारे स्टेन होते हैं, ठीक है। एल्बर्ट स्टेन, ग्राम स्टेन, जील नेल्सन स्टेन, ठीक है, लिशमन स्टेन, HNE स्टेन, ठीक है, पास स्टेन। अब सबका अलग अलग यूज होता है। जैसे अगर बात करें ग्राम स्टेन की, सो इट इज यूज टू डिफरेंशिएट, इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। जोआचिन हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ये प्रोसेस ऑफ ग्राम स्टेन दिया था। इसको हम डिफरेंशियल स्टेन भी कहते हैं क्योंकि हमें डिफरेंस बताता है बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और अगर इसको और अच्छे से हमें पढ़ना है तो जब हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। नेक्स्ट इज जेडन स्टेन, इसको और क्या कहते हैं हम, जील नेल्सन स्टेन। अब इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसका अनदर नेम क्या होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। अब ये होता किसके लिए, इट इज यूज्ड फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, दैट इज MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। जो टीबी की बीमारी होती है उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, वो होते तो बैक्टीरिया ही हैं, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट शो एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। तो ये बेसिलाई होते हैं और एसिड फास्ट नेचर शो करते हैं ड्यू टू द, इनके अंदर एक लेयर होती है, सब माइकोलिक एसिड लेयर बोलते हैं इसकी, ऐसे ये एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेन भी नहीं होगा हिस्टोपैथोलॉजी का क्योंकि ये भी क्या है, बैक्टीरियल स्टेन है, ठीक है जी। थर्ड इज HNE स्टेन, इसका फुल फॉर्म होता है हीमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन, है ना, एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक स्टेन। तो जो भी हमारी रोमनोस की स्टेन्स होती हैं, ठीक है, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो जो हमारी रोमनोस की स्टेन्स होती है ना, उसकी क्लासिफिकेशन में आता है क्या, हीमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। एक एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है, एक हमारा सेल मेम्ब्रेन को और एक दूसरा न्यूक्लियाई को क्या करता है, स्टेन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा हिस्टोपैथोलॉजी स्टेन का, हीमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन, ठीक है। अब एक और लास्ट भी पढ़ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, ठीक है। ये मोस्टली माइकोलॉजी में यूज होता है ना, माइकोलॉजी मतलब फंजाई, ठीक है। तो पास स्टेन हम इसमें यूज नहीं करते, ठीक है, समझ में आ गया। ये माइकोलॉजी में यूज होता है, ये बैक्टीरियोलॉजी में यूज होता है। तो एक ही बचा हमारे पास, दैट इज HNE स्टेन, ऑल्सो नोन एज रोमानोस्की स्टेन, ठीक है। तो आंसर इजी था। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कोई आते तो आप कर पाएंगे, ठीक है। सारे स्टेन्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, दैट इज द 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, द क्लियरिंग एजेंट, इट इज द क्लियरिंग एजेंट, ठीक है, यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो देखो क्लियरिंग एजेंट, इसको याद करने का बहुत अच्छा निमोनिक है। क्लियरिंग मतलब
ठीक है, अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। पहले इसका ऑप्शन लिख लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है जाइलिन, इथेनॉल, फॉर्मेलिन एंड लास्ट इज एसीटोन। तो अगर किसी ने अच्छे से स्टरलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा होगा ना, तो उनको पता होगा, ग्राम स्टेन भी पढ़ा होगा तब भी पता होगा कि इथेनॉल, फॉर्मेलिन, एसीटोन, ये तीनों यूज होते हैं एज अ डीकलराइजर। ठीक है, इनको हम डीकलराइजर की तरह यूज करते हैं। तो क्लियरिंग में इनका कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद जैसे जाइलिन है ना, तो एक लास्ट हमारा बचा, दैट इज जाइलिन। ठीक है, तो क्लियरिन और जाइलिन दोनों मोस्टली क्या कर रहे हैं, राइम भी कर रहे हैं। तो जाइलिन एक क्लियरिंग एजेंट होता है जो हिस्टोपैथ में यूज होता है, और इथेनॉल, फॉर्मेलिन और एसीटोन का कोई भी रोल नहीं है क्लियरिंग में। ठीक है, समझ में आया? क्लियरिंग में सब कोई भी रोल नहीं है। क्लियरिंग क्यों करी जाती है? वैक्स को हटाने के लिए। ठीक है, जो वैक्सिंग होती है हमारी, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जाइलिन से क्या करते हैं, क्लियरिंग करते हैं। इथेनॉल, फॉर्मेलिन और एसीटोन का कोई भी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज यूज एज अ डीकलराइजर। ठीक है, एल्कोहल को हम एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, बट नॉट एज अ क्लियरिंग एजेंट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। कहते हैं ना कि बिल्कुल इतने इजी सी क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रहे हैं, कोई भी आंसर बता देगा, बट जब आपने पढ़ा होगा तभी। ठीक है, ब्लड कल्चर बॉटल्स, ब्लड कल्चर बॉटल्स, ठीक है, ब्लड कल्चर बॉटल्स आर incubated at which temperature। चलिए जी, क्वेश्चन बड़ा इजी है, इतना ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्यूशन देखे बिना भी कोई आंसर बता सकता है। ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी के अंदर क्या होता है, 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो अब ऑप्शन में दे रखे हैं, चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस भी। ऑप्शंस आर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री, नेक्स्ट इज 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नेक्स्ट इज 42 डिग्री सेल्सियस और लास्ट इज 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अगर 4 डिग्री पे आप ब्लड कल्चर बॉटल को रखेंगे तो ये फ्रीज हो जाएगी, है ना। 42 डिग्री पे रखेंगे तो ये क्या है, उबल जाएगी। और ब्लड का मोस्टली क्या होता है, क्या बन जाता है, चॉकलेट आकार बन जाता है हीट करने से इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज 37 और 20। ठीक है, ये हमारा आंसर तो हमें पता है क्या होगा, बट 25 पे हमारे मोल्ड रहते हैं। ठीक है, मोल्ड क्या होती है, एक तरह के फंजाई होते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, कोई इतना ज्यादा कहते हैं कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं रखनी है, बहुत इजी आंसर था। तो इजीली आंसर करना है, जो चीज इजी है उसको इजीली आंसर करना है, सो कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना है। वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो बहुत इजी सी क्वेश्चन आ गए, थोड़े मुश्किल भी आने चाहिए, है ना, बहुत ही ज्यादा। तो एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन। थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना है। ठीक है, दिस इज अ जार, इट इज अ जार दैट इज यूज्ड फॉर anaerobic culture, that is used for anaerobic culture। अब सब लैब में अलग अलग तरह के जार यूज होते हैं। तो आपको ऑप्शंस दिखा देता हूं, खुद आपको थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये जो क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शंस बनाए बहुत ट्रिकी है। फर्स्ट इज पेट्री जार, जिसे हम पेट्री डिश भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैंडल जार,
ठीक है, ओके ठीक है। ये भी थर्ड इज एनारोबिक जार, ठीक है। और फोर्थ इज बुरहाम ट्यूब। अब चारों जो है ना हमारे जार या फिर ट्यूब है, ये चारों एनारोबिक है ना। आगे ना, क्योंकि पेट्री जार, पेट्री डिश जो होती है उसके अंदर भी क्या है, एनारोबिक कल्चर होता है, ठीक है। पेट्री जार के अंदर कैंडल जार, कैंडल क्या करती है, कैंडल के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते तो वहां भी एनारोबिक हो गई, ऑक्सीजन खत्म, ठीक है। एनारोबिक जार इसमें भी सेम, ठीक है। और बुरहान ट्यूब इसमें भी सेम एनारोबिक ही काम होता है, ठीक है। अब द थिंग इज तो सर इसमें से आंसर कौन सा होगा, कोई नहीं होगा, एनारोबिक जार होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ये भी मैं बताता हूं। क्योंकि जब भी आप बुक्स में पढ़ते हो ना, तो दो तरह के आपके क्या होते हैं, जार का नाम आता है दैट इज मैकिंटोश, है ना, और दूसरा फिट्स, FIDS, फिट्स जार। इसको हम गैस पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैकिंटोश और फिट्स जार जो होते हैं वो मोस्टली यूज होते हैं इसके लिए, कल्चर के लिए। तो माइक्रोबायोलॉजी में जब भी आप पढ़ोगे ना, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जब भी आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे मैकिंटोश और फिट्स, जिसे गैसबाग चार भी बोलते हैं, ये यूज होता है फॉर एनारोबिक कल्चर, ठीक है। अब वैसे भी आंसर दे देगा एनारोबिक का आंसर एनारोबिक, ये क्वेश्चन उसके लिए ज्यादा ठीक है जो ज्यादा पढ़ लिख के नहीं गया कि सर एनारोबिक का तो एनारोबिक ही होगा। पढ़े लिखे लोग ना डीप नहीं पढ़ते, तो इस वजह से क्या होता है, उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। ऊपर ऊपर का वो पढ़ लेते हैं, उन्होंने पढ़ लिया कैंडल जार कहीं पे, एनारोबिक तो लोग यहीं पे टिक मार देते हैं, ठीक है। तो ये गलती पेपर में नहीं करनी है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, टॉपिक को बहुत डीप पढ़ना है, हर टॉपिक को। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉरी 16th क्वेश्चन पे। आज तो बहुत जल्दी छठे क्वेश्चन पे पहुंच गए। तो 16 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर मेजरिंग टोटल प्रोटीन इन सीरम। देखो ये दोनों एक साथ ऐसे ऑप्शंस आए ना कि दूसरा आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, सर इसका आंसर होगा क्या। द स्टैंडर्ड मेथड फॉर, it is a standard method for total protein in serum। अभी जो मैं चारों मेथड लिखूंगा ना, ये चारों प्रोटीन के लिए होते हैं, ठीक है। तो चारों मेथड का नाम सुन लीजिए, ब्रॉन्स्टेड लोरी मेथड, नीहाइड्रिन मेथड, बायूरेट मेथड और बेनेडिक्ट मेथड। हाँ जी, तो आंसर क्या होगा, सब कह रहे होंगे सर हमने तो बेनेडिक्ट पढ़ा है, ये आंसर है, पर ये आंसर गलत है। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने, सीरम के अंदर पूछा गया है, यूरिन के अंदर नहीं पूछा गया है। बेनेडिक्ट इज यूज फॉर यूरिन, यूरिन के अंदर कितना ग्लूकोज है उसके बारे में पढ़ने को हम यूरिन एनालिसिस बोलते हैं। टोटल प्रोटीन में हमारा, ठीक है, टोटल प्रोटीन में हमारा क्या करना है, हमें प्रोटीन ढूंढना है, ठीक है। तो ये आंसर तो पहले से ही कट, क्योंकि बेनेडिक्ट इज यूज फॉर यूरिन टेस्ट और किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। अब बच्चे हमारे पास लोरी मेथड, निहाइड्रिन और बायूरेट, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, कैंसल मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम नीहाइड्रिन। नीहाइड्रिन पहले से ही है, मोस्टली अमीनो एसिड के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, अमीनो एसिड के लिए होता है ये मेथड। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसके अंदर हम अमीनो एसिड चेन ढूंढते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड चेन, तो नीहाइड्रिन मेथड इज नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, बायूरेट मेथड। इसके अंदर हम क्या ढूंढते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। यहां से आपको समझ में होगा कि जिसके अंदर हम पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ेंगे। अब पेप्टाइड क्या होता है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं बाय अ बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन के बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो जहां हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहे हैं वहीं पे क्या होगा, स्टैंडर्ड मेथड होगा। इसका सॉल्यूशन कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है।
नेक्स्ट लोरी मेथड, लोरी मेथड भी किसके लिए यूज होता है, प्रोटीन के लिए यूज होता है, ठीक है, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड में लोरी मेथड कभी पढ़ते ही नहीं हो, बुक्स में भी कभी लोरी मेथड नहीं पढ़ोगे, ठीक है, 11th-12th में पढ़ा होगा, यहाँ पर लोरी मेथड का कोई काम नहीं है। तो इसका खास करके ध्यान रखना, ऐसे ऑप्शंस जो है ना कंफ्यूज करते हैं आपको, और भी एक दो ऐसे क्वेश्चंस हैं इस पेपर में जिसने बहुत सारे टेक्नीशियंस को क्या करा है, बट देखो अभी तक आप जितने क्वेश्चंस करते हैं सारे इजी थे, एक दो मुश्किल नहीं होगा तो कैसे एम्स का पेपर होगा, है ना। चलिए जी, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट, दैट इज 17th पर। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, बिलीरुबिन एस्टिमेशन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड बाय यूजिंग विच मेथड, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बिलीरुबिन के लिए एस्टिमेशन जो होती है, बिलीरुबिन की एस्टिमेशन, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, इसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है। अब देखो जिसने अच्छे से प्रैक्टिकल्स करे हैं ना, क्लिनिकल प्रैक्टिकल्स, हैंड वर्क किया है, उसको पता होगा। जिसने मशीन में काम किया है वो तो सीधा बोलेगा सर इसका जो मेथड होता है वो होता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट इज बीसीजी, ठीक है, दूसरा डायजो, डायजो मेथड, ठीक है, नेक्स्ट इज बाययूरेट मेथड, एंड नेक्स्ट इज HPLC, ठीक है। अब बहुत कहते हैं ना बेसिक से हम समझेंगे, BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। आप कोई भी मत कह देना सर बेसिलिट कैमेलिन ग्वेरिन, क्योंकि वो कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। BCG एक टेस्ट होता है दैट इज यूज्ड फॉर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है, फैट कैरिंग प्रोटीन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रोमो ओ क्रिसोल ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट डायजो मेथड होता है बायूरेट, बायूरेट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट HPLC, दैट इज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। अब हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी मोस्टली किसके लिए की जाती है, ठीक है, ब्लड रिलेटेड डिसीज के लिए। जो हमारा HbA1c वैल्यू आती है वो भी HPLC पे ही काम करती है, ठीक है। तो अब HPLC के लिए किस किस के लिए होती है, फॉर सिकल सेल अनीमिया के लिए, ठीक है, फॉर थैलेसीमिया के लिए पैथोलॉजी में यूज होती है। तो इसका कोई लेना ही देना नहीं है बिलीरुबिन से, ठीक है, क्योंकि बिलीरुबिन का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, एक बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट होता है। तो एक मेथड बचा दैट इज डायएजोनियम सॉल्ट मेथड, जिसे हम डायएजो मेथड भी कहते हैं, ठीक है। डायएजोनियम सॉल्ट होता है, वो बिलीरुबिन से बाइंड करता है और रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये हमारा 17 क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपको लग रहा होगा क्योंकि पढ़ा नहीं अच्छे से, पढ़ते ना और लैब्स में अच्छे से पोस्टिंग या इंटर्नशिप करते तो बहुत अच्छे से समझ में आता, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव टू द 18th क्वेश्चन, बड़ी जल्दी आज 18 क्वेश्चन पे पहुंच गए, है ना। पैप स्मेयर, अब ये पूछ पहला वाला पास नहीं है, पैप है, ठीक है। पैप स्मेयर इज यूज्ड टू स्क्रीन विच कैंसर, is used to screen which cancer। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैप स्मेयर, ठीक है। पैप स्मेयर हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं इन द प्रोसेस ऑफ FNAC, दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। मतलब कोई भी कैंसर हमारे
यूट्राइन पाथवे में है, उसको जानने के लिए एफएनएसी करी जाती है, एक नीडल भेजी जाती है जिससे क्या करते हैं हम एस्पायरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो एफएनएसी प्रोसेस होता है। चलिए तो पैप्समेयर को समझते हैं पहले अच्छे से, ठीक है। अब जो हमारे पैप्समेयर होता है, ठीक है, ये किसमें होता है, साइटोलॉजी का मेथड है ये। तभी जब ऑप्शंस आप देखोगे ना आपको खुद समझ में जाएगा इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस है आपके। ओवेरियन कैंसर, ठीक है। दूसरा ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। थर्ड इज सर्विकल कैंसर एंड द फोर्थ इज एंडोमेट्रियल कैंसर। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एंडोमेट्रियल भी तो सर्विक्स का ही पार्ट है ना, यूट्राइन वॉल का। बट मोस्टली सर्विकल कैंसर हम पढ़ते हैं, जब भी हम पैप्स में पढ़ते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है सर्विकल, ठीक है। ब्रेस्ट जो है वो मार्कर से निकलता है, ओवेरियन जो है दैट इज डिफरेंट और एंडोमेट्रियल इज डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव टू द 19th क्वेश्चन। चलो अब 3-4 क्वेश्चन के बाद एक बड़ा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, दैट इज विडाल टेस्ट is used for the diagnosis of ठीक है, कौन से डिसीज के डायग्नोसिस के लिए हमारा विडाल टेस्ट, ठीक है, यूज किया जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है मलेरिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेंगू। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, टाइफॉइड। हाँ मुझे पता है आप सबको आंसर आता है, बट और भी ऑप्शंस हम पहले पढ़ेंगे उसके बाद लास्ट में पता लगाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब एक एक करके इन्हें स्पेसिफिक पढ़ेंगे, इनके टेस्ट कौन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन का टेस्ट पूछ सकते हैं पेपर के अंदर। तो सबसे पहले मलेरिया की बात करें तो मलेरिया के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं ब्लड स्मीयर। ब्लड स्मीयर बनाते हैं, ठीक है, थिक और थिन, ठीक है। थिन बनाते हैं हम स्पीशीज कितनी, मतलब कितना अमाउंट में मलेरिया है, और थिक बनाते हैं हम स्पीशीज के लिए, ठीक है। स्पीशीज स्पेसिफिकेशन, अगर हमें देखना है मलेरिया के जो स्पीशीज है, बैक्टीरिया है, वो कैसा दिखता है, ठीक है, कैसा उसका शेप है, वो सब के लिए हम क्या करते हैं स्पीशीज, और अगर टेस्ट करना है तो थिन स्पेयर बनाते हैं, ठीक है। और एक और इसका कोई टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं आरडीटी। आरडीटी करके क्या है, एक नाम होता है, इट इज अ एंटीजन प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। एंटीजन पता लगा लेता है, इट इज अ एंटीजन प्रोटीन टेस्ट। और एक और मेथड होता है पीसीआर। पीसीआर से हम पता लगा सकते हैं मलेरिया का, ठीक है। जब आप सीरोलॉजी लैब में जाओगे तो आप देखोगे मलेरिया की ना अलग सी मशीन होती है जो अल्फा पे काम करती है, ठीक है। अल्फा, ELFA, दैट इज हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्यूनेस, ठीक है, अल्फा पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेंगू। डेंगू का टेस्ट होता है उसको कहते हैं डेंगी NS1, ठीक है। तो NS1 करके एक टेस्ट होता है, या फिर IgM, डेंगू IgM और डेंगी IgG, ठीक है। ये दोनों एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं। NS1, IgM और IgG, ये 3 टेस्ट होते हैं डेंगू के लिए। नेक्स्ट इज टाइफॉइड, इसका आंसर विडाल है, ठीक है। अब विडाल के भी 2 टेस्ट होते हैं, ध्यान रखना, एक होता है स्लाइड मेथड और एक होता है ट्यूब मेथड। अगर हमें अच्छे से पता लगाना है कि विडाल जो है उसका अमाउंट कितना है, अमाउंट को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं टाइटर, कितना टाइटर है। टाइटर अगर निकालना है तो विडाल टेस्ट क्या करेंगे हम, ट्यूब वाला। और अगर हमें सिर्फ क्या करना है,
पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है तो हम स्लाइड टेस्ट करते हैं। एंड लास्ट इज ट्यूबरक्लोसिस, जिसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, जिसको हम एक करते हैं स्किन टेस्ट से, जिसको हम कहते हैं बीसीजी का मंटूक्स टेस्ट, है ना, मंटूक्स टेस्ट बोलते हैं इसको हम, बेसिलेट कैमलिन ग्वेरिन करके होता है। तो मंटूक्स टेस्ट करते हैं हम, जिसमें हम क्या करते हैं, हाथ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हाथ है, ठीक है, हाथ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंजेक्टिव करते हैं, कुछ दिनों के बाद इसके अंदर रिजल्ट आ जाता है। दूसरा एक और टेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, अब ये तो मंटूक्स टेस्ट जो होता है ना, इसमें टाइम लगता है, ठीक है, 2 से 3 दिन का। अब कोई रैपिड टेस्ट की बात करें तो एक रैपिड टेस्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, जीन एक्सपर्ट, जीन एक्सपेक्ट करके एक मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, ठीक है, जिससे ट्यूबरक्लोसिस का पता लगता है। नेक्स्ट एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रू नॉट, जो एक नया टेस्ट है जिससे सिर्फ 1 घंटे में, जीन एक्सपर्ट से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, बट ट्रू नॉट से सिर्फ 1 घंटा लगता है, क्या करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने के लिए। तो ये ध्यान रखने, नए नए टेस्ट हैं, ट्रू नॉट, ठीक है, जीन एक्सपर्ट तो पता ही होगा आपको, पर ट्रू नॉट एक नया टेस्ट है। तो इसी के साथ 19 क्वेश्चन खत्म। विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम आ जाते हैं अपने 20th क्वेश्चन पर, ठीक है, 20th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एन ऑटोक्लेव वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। तो जो हमारा ऑटोक्लेव है वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, पूछने की जरूरत है, ठीक है, 2 ही होते हैं, 3 होते हैं ऐसे तो, केमिकल, ड्राई और मॉइस्ट, ठीक है। तो ऑटोक्लेव किस पे काम करते हैं हमारा, मॉइस्ट पे, ठीक है। सबसे पहला होता है ड्राई हीट, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, फिल्ट्रेशन दिया है ऑप्शन में, फिल्ट्रेशन का कुछ लेना ही देना नहीं है ऑटोक्लेव से, फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉइस्ट हीट प्रेशर, मॉइस्ट हीट प्रेशर, और चौथा है रेडिएशन। छोटा छोटा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अगर हम ड्राई हीट की बात करें तो ड्राई हीट से क्या होता है हमारा, हॉट एयर ओवन काम करता है, ठीक है, ओवन ड्राई हीट पे काम करता है। फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्टर्स होते हैं, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये फिल्टर करने वाली चीज है, ठीक है, तो इसका सबको लेना देना नहीं है। मॉइस्ट हीट प्रेशर ऑटोक्लेव, ठीक है, तो इसका आंसर ऑटोक्लेव हो गया। नेक्स्ट इज, और ठीक है, मॉइस्ट हीट पे एक और काम करता है हमारा वाटर बाथ, अगर वाटर बाथ होता है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। रेडिएशन पे यूवी रेज, ठीक है, अल्फा, गामा, बीटा, ये सब रेडिएशन पे काम करती है। एंड एक और होती है हमारी केमिकल, केमिकल स्टरलाइजेशन, दैट इज E2O2, इथिडियम ऑक्साइड, ये बड़ा क्वेश्चन आता है, इथिडियम डाइऑक्साइड, ये कहीं पे भी पूछ लेते हैं। इट इज अ केमिकल स्टरलाइजर। अब स्टरलाइजेशन क्या होती है, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है चीज को अच्छे से साफ कर देना, जिससे उसका बैक्टीरिया भी खत्म हो जाए। क्योंकि हमारे जितने सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जरी के बाद जो बचते हैं, कैंची होती है काटने वाला, ठीक है, तो इन सब के लिए जो प्लेट्स होती है इसके ऊपर ऑर्गन्स रखे जाते हैं, ठीक है, तो इन सबको क्या अच्छे से साफ होना पड़ता है जिससे बाद में यूज हो सके, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव टू द, आज हम और क्वेश्चंस भी कर लेंगे, 25 तक कर लेंगे, ठीक है। 21st क्वेश्चन क्या बोलता है, सीरम आयरन लेवल इज रिड्यूस इन विच कंडीशन। ध्यान देना, टोटल आयरन की बात नहीं करी जा रही, सीरम आयरन लेवल रिड्यूस होता है इन विच कंडीशन। चलिए जी, 4 ऑप्शन देख लेते हैं पहले, वैसे तो ऑप्शंस देखते ही आंसर आ जाएगा, इतना मुश्किल है ही। आयरन
डेफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट इज हीमोक्रोमैटोसिस, नेक्स्ट इज sideroblastic anemia, and the last is थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का तो कोई लेना देना नहीं है, हीमोग्लोबिन से लेना देना होता है, तो यहीं पे कट। सिड्रोब्लास्टिक एप्लास्टिक में, हीमेटोक्रोमेटिस बिल्कुल भी नहीं, कलर का कोई लेना ही देना नहीं है, हीमो मतलब कलर, ठीक है, क्रोमेटोसिस तो मोस्टली एक ही होता है जो आयरन को इफेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिससे हमारे देश के अंदर बहुत सारे डिसीजेज होती हैं, जिसको हम कहते हैं क्वाशियोरकर और मरासमस करके दो हमारी डिसीजेज हैं, जिसको हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन डिसीजेस, कुपोषण वाले डिसीजेस, माल न्यूट्रिशन डिसीजेस, ठीक है, कुपोषण वाली। तो यहां तक समझ में आया, ये भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया। सीरन ऑयल लेवल कम होने से माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। मोस्टली हमारे देश के अंदर, ये चाइना के अंदर जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है ना, वहाँ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, ठीक है, पैसा नहीं इतना होता सबके पास खाने पीने के लिए अच्छे सामान, तो ऐसे में क्या होता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिसीज होती है। चलिए जी, नेक्स्ट मूव टू द 22nd क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, द नॉर्मल ESR, द नॉर्मल ESR, अब यहां एक चीज का ध्यान रखना, वेस्टर्जन मेथड, वेस्टर्जन एक ट्यूब होती है जिससे हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, इन एन अडल्ट मेल इज, इन एन अडल्ट मेल इज, अब सारे जो भी ऑप्शन है ना बिल्कुल आसपास हैं, तो लैब में आज तक आपको जो वैल्यूज बताई होगी ना, सब ऐसे ही लगेगा सर इनमें से ही हुई होगी। पहला बोला है 0 से 15 mm पर HR, है ना, 0 से 15 मिलीमीटर पर 1 घंटे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज 0 से 20 mm प्लस HR, नेक्स्ट इज 0 से 10 mm प्लस HR, और नेक्स्ट इज 0 से 5 mm प्लस HR। तो अब ध्यान रखना, ये ना मशीन मेथड नहीं है जो हम वेस्टर्जन, जैसे देखा होगा आपने, ऐसे हमारी वायल होती है, ठीक है, वायल के अंदर हम एक वेस्टर्जन ट्यूब लगा के छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए, है ना, इसके अंदर जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0 से 10 होती है, पढ़ाया जाता है 0 से 15 भी पढ़ाया जाता है, रॉन्ग है, ठीक है, ये कहता है 18 तक भी नॉर्मल होता है। ESR दो अलग अलग हमें पढ़ना है, ठीक है, ESR मेल में और फीमेल में, मेल में ESR कम होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, ठीक है, फीमेल का हो सकता है 0 से 15, तो ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मेल के अंदर 0 से 10 होता है, फीमेल के अंदर 0 से 15 होता है, फीमेल के अंदर ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जब हम यूरिन का भी टेस्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा एपिथेलियल सेल्स उनके अंदर ज्यादा आते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, इस वजह से ESR ज्यादा आता है, ठीक है, और उनकी वैसे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो उससे ESR बिगड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है रेफरेंस मेथड। अब यहाँ बहुत अच्छे से देखना बेटा, इसमें सारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं सबकी गलती हुई है, सबको जो लग रहा था वही आंसर नहीं है। रेफरेंस मेथड फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन, ठीक है, अब सबके दिमाग में आ गया होगा सर गॉड पॉड, मुझे पता है सबके दिमाग में ही आया होगा, मशीन से ही करते आ रहे हैं ना, मैनुअल सीखा ही नहीं, तो मशीन की आदत इतनी गंदी पड़ गई है क्या, गॉड पॉड ही आता है बस, इसमें पहला ऑप्शन गॉड पॉड ही दिया,
दूसरा दिया है हेक्सोकाइनेज, तीसरा दिया है ऑर्थोटोलिडीन, लास्ट दिया बेनेडिक्ट। और कुछ देर पहले ही आपको बताया था हम निकाल रहे हैं ग्लूकोज एस्टिमेशन, तो बेनेडिक्ट सिर्फ यूरिन ग्लूकोज के लिए होता है, यही कैंसिल, बेनेडिक्ट को तो हटा दो, है ना। रिड्यूसिंग शुगर ढूंढने के लिए होता है, क्वेश्चन आएगा रिड्यूसिंग शुगर ढूंढने के लिए कौन सा होता है, यहां ये आंसर आ जाएगा आपको बेनेडिक्ट, है ना। रिड्यूसिंग जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है, जो टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, दैट कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। टॉलेंस सॉल्यूशन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को के लिए आंसर, ठीक है। बट हमारा रियल आंसर इसमें क्या होना चाहिए, सबको लगता है गॉटपॉड, बिल्कुल रॉन्ग। गॉटपॉड मशीन मेथड है, इट इज नॉट अ रेफरेंस मेथड, यहाँ रेफरेंस मेथड पूछा गया है, दैट इज अ हेक्सोकाइनेज मेथड। क्यों, क्योंकि आप पढ़ते होंगे जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। तो एक ग्लूकोज से जो ग्लूकोज जब वो टूट रहा है उसकी वैल्यू एक एंजाइम बताता है जिसको कहते हैं हम हेक्सोकाइनेज, तो उसी मेथड को यूज करेंगे ना, रेफरेंस मेथड फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन। गॉड बॉट जिसने लिखा है बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो जाती है गलती, बट गॉड बॉट के अंदर हम क्या निकालते हैं ये ध्यान रखना हमेशा, ग्लूकोज जब हमारा टूटता है ना तो H2O2 और ग्लूकोनिक एसिड में टूटता है, इसमें ये समझ लो अच्छे से, क्योंकि गॉड बॉट सब ने बोला सर गॉड बॉट गॉड बॉट गॉड बॉट, तो ये समझा करो पहले। गॉड बॉट मेथड डायरेक्ट ग्लूकोज को चेक करने के लिए नहीं होता है, गॉड बॉट में जो हमारा ग्लूकोज होता है पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, प्लस ग्लूकोनिक एसिड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना, यही हमारा क्या करता है, वैल्यू देता है किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। और हेक्सोकाइनेज मेथड जो होता है इट इज अ मेजर मेथड जिसमें क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो काम करता है हेक्सोकाइनेज उसमें ये हेल्प करता है, यही हमारा आंसर है। ऑर्थोटोलिडीन भी आपको मेथड दिया गया है, इसमें भी सेम है, ठीक है, बट इसके अंदर जो है ना हमारा मोस्टली जो आंसर आता है वो ओटोलिडीन से आता है, ग्लूकोज और ओटोलिडीन टूटते हैं, ठीक है, तो ये मोस्टली ओटोलिडीन से आता है, तो इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है ग्लूकोज मेथड से, ठीक है। चलिए जी 23 हो गया है, 2 क्वेश्चन हमारे बच्चे, चलिए उनको ही फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट मूव टू द 24th क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन क्या बोलता है, द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, अरे भाई ये क्या क्वेश्चन दे दिया, द स्टडी ऑफ सेल उसको क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शंस दिए, इसमें तो कुछ ज्यादा डीप पढ़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं सर ये भी पढ़ाओ ये भी पढ़ाओ। हिस्टोलॉजी, अब पता है इसमें भी बहुत सारे लोग हिस्टोलॉजी करके आ रहे होंगे, पता नहीं कैसे, साइटोलॉजी, ठीक है, हिमेटोलॉजी और पैथोलॉजी, आंसर हिस्टोलॉजी होगा। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड and its related disease is known as hematology, study of human fluid examination जिसके अंदर सब आ जाता है, यूरिन, ठीक है, CSF, ठीक है, ascitic fluid, पेरिटोनियल फ्लूइड, ठीक है, ये सब किस में आता है, पैथोलॉजी के अंदर आता है। तो कंप्लीट स्टडी ऑफ ऑल फ्लूइड्स इन आवर बॉडी इज नोन एज पैथोलॉजी, बट इसमें बात की गई थी स्टडी ऑफ सेल, दैट इज साइटोलॉजी। चलिए जी नेक्स्ट मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है,
25th question, that is the anticoagulant used for ESR. The anticoagulant used for ESR. अब ये मत बोलना सर मेरी लैब में तो लेवेंडर में भी हो जाता है, क्योंकि लेवेंडर में भी हो जाता है बट नहीं करना है, ठीक है। इसलिए कहते हैं अच्छे से ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पढ़ो। लास्ट क्लास में मैंने ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पढ़ाया था। पहले बोलते हैं EDTA, बहुत सारे लोगों ने टिक मार, जैसे हमारे यहाँ यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम सिट्रेट। अब यहाँ थोड़ा सा ना कंफ्यूजन ये आ रहा है कि असल में ब्लैक वाली जो हम बोलते हैं ट्राई सोडियम सिट्रेट है ना, तो अगर सिर्फ ट्राई वर्ड हटा दिया तो क्या इतने कंफ्यूज हो जाओगे? सोडियम सिट्रेट ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? हिपैरिन, ग्रीन वायल होती है, तो लेने देना नहीं। और फ्लोराइड ऑक्सलेट, शुगर के लिए यूज होता है फ्लोराइड, ठीक है। तो आंसर बहुत इजी था, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं थी, इजी इजी क्वेश्चन है सारे, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि सर ये कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तक 25 क्वेश्चन हमने कर लिए, कैलकुलेशन बनाएंगे। अगर 25 में से हमने 22 क्वेश्चन भी कर लिए तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 2 8, 88 मार्क्स, 88 मार्क्स हमने कर लिए। क्योंकि अब आप बोल रहे हो सर 25 कर रहे हैं तो 3 थोड़े लॉजिकल थे, चलो उसको हटा दो, 88 मार्क्स तक भी आ रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे, और एट द लास्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि, ठीक है, हम आज नहीं आगे जहां तक भी पढ़ेंगे फ्री क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर फ्री क्लासेस एंजॉय करनी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके, क्योंकि ये पेपर सब करवा रहे हैं बट सॉल्यूशंस के साथ, एक एक बेसिक के साथ हर कोई नहीं करवा रहा है, ठीक है। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।